हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रियम्बल। प्रियम्बल इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल आप देखते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इंडियन पॉलिटी अपने आप यूपीएससी में एक सिग्निफिकेंट वेटेज होल्ड करती है। अगर हम देखें यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी हर साल 12 से 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम इस पूरी वीडियो सीरीज़ के थ्रू इंडियन पॉलिटी की कोशिश करेंगे कि ये सारे 12 से 15 क्वेश्चन टारगेट कर पाएँ, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो होगी प्रियम्बल के बारे में। इसमें हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें फिर हम देखेंगे प्रियम्बल, उसकी हिस्ट्री, प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या है, प्रियम्बल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रियम्बल की ओरिजिनलिटी क्या है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट है कि हमने कहीं से बोरो किया है या कहीं से इंस्पायर्ड है। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल बताता है वो क्या है। वो हम ये देखेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल बताता है वो क्या है। वहाँ से यूपीएससी ने मेंस में पहले क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि रीसेंट केस लॉज जो यूपीएससी हमेशा इंटरेस्टेड रहता है पूछने में कि रीसेंट केस लॉ में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है तो यूपीएससी क्या करता है, उसी से एक स्टेटमेंट फ्रेम कर देता है और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है या फिर असर्शन रीजनिंग आपको दे देगा। तो हम इसमें देखेंगे कि नए जो केस लॉज हैं उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके अलावा हम देखेंगे कि यूपीएससी प्री और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हम इसमें प्रियम्बल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे और ये देखेंगे कि इंडियन प्रियम्बल जो टॉपिक है उससे हम कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें और इससे आपका पूरा इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा फ्रॉम एंड टू एंड। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे दो पार्टीज़ ए एंड बी, दो पार्टीज़ आके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं। उसके अंदर कुछ बायलॉज, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस लिखे होते हैं जो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो और दोनों में से कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जब पीपल या सिटीजन्स करते हैं आपस में, व्हेन सिटीजन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम जो है वो एक मशीनरी है जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। और वो ये इस मशीनरी को पावर देती है कि वो वेलफेयर करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव टास्क करे। और ये सब करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस मेंशन है उसको फॉलो करें। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल ऑफ इंडिया से पावर ड्राइव करता है। सो अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट आर वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो हमने अब ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब एक टर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये यूपीएससी इस पे कॉन्टिन्यूसली पीवाईक्यूज बनाता रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड गवर्नमेंट से। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव एक स्फेयर के अंदर रहते हुए ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। अब वो जो स्फेयर है उसकी बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। Thus
concept of constitutionalism becomes very important for a democratic nation. अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 300+ प्रोविजंस हैं, ठीक है. और ये अमेंड होता रहता है कॉन्स्टेंटली, और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं प्रोविजंस धीरे धीरे करके. तो इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की जो समरी है, आप कह सकते हैं, या इसका जो एक सार है, इसका हिंदी में कहेंगे सार है, वो प्रीएम्बल में दिखता है. एक बहुत बड़े लीगल पर्सन है, आपने नाम सुना होगा, नानी पालखीवाला. वो कहते हैं कि प्रीएम्बल इज़ लाइक एन आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इस लाइन को आप अपने मेंस के आंसर के इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड. सो ये हो गई प्रीएम्बल की बात की. प्रीएम्बल एक्चुअली है क्या? प्रीएम्बल कुछ नहीं है, बस वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी नेचर ऑफ स्टेट है, जिस तरह का हम कंट्री बनाना चाहते हैं, उसके बारे में, उस स्टेट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. और इसके साथ साथ वो एक चीज़ और बताता है कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट 26 नवंबर 1950, ठीक है. तो इस दिन के बाद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया था. बट फिर भी हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, और कुछ प्रोविजंस जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो इसलिए आपको प्रीएम्बल में ये डेट दिखाई जाती है जिसमें हमने प्रीएम्बल का रेजोल्यूशन पास किया था. तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है प्रीएम्बल की 13 दिसंबर से. 13 दिसंबर में पंडित नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था. ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जी ने पास किया था, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट्स करी और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को एक्सेप्ट किया या डिनाई किया. बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक फ्रेमवर्क दे दिया था. जैसे कि उसने बताया था कि जो हमारा कंट्री होगा ये डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, ये रिपब्लिक होगा. रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा. जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय MPs एंड MLAs, ठीक है. हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर, आप ध्यान रखिएगा. कई बार UPSC या फिर PCS वाले पेपर्स में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं. एंड इट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये भी ध्यान रखिएगा. इसके आगे हम चलते हैं. तो हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उससे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबेट करी, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एक्सेप्ट और डिनाई किए गए. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक फ्रेमवर्क सेट किया जिससे बताया कि कंट्री का नेचर कैसा होगा, हम कैसा स्टेट बनाएंगे, हम पीपल के लिए जो स्टेट होगा वो वेलफेयर करेगा. तो इसके बेसिस पे हमने सारे प्रोविजंस एक्सेप्ट और डिनाई करे. और उस डिबेट के बाद हम एक
कंसेंसस पर पहुँचे, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया हमने जिसके अंदर प्रोविजंस थे और कुछ पार्ट्स में उन प्रोविजंस को डिवाइड किया गया। तो हम एक कंसेंसस पे पहुँचे पूरी असेंबली। ये ध्यान रखिएगा, कंसेंसस वर्सेस मेजॉरिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसेंसस बेस्ड, नॉट मेजॉरिटेरियन बेस्ड। जब हम आगे चल के केशवानंद भारती केस देखेंगे और हम देखेंगे कि अमेंडमेंट का जो डोमेन है वो कहाँ तक है, तो उसमें ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आपको आगे चल के और क्लियर होगा कि कंसेंसस बेस्ड वर्सेस मेजॉरिटेरियन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। और इसी आर्ग्यूमेंट पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डेवलप किया है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड थिंग। ये हमने समझा कि फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको समझा, उसके बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें कुछ प्रोविजंस लाए। प्रोविजंस लाने के बाद हमने उस प्रोविजंस को एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम के एक डॉक्यूमेंट में रखा। उस डॉक्यूमेंट में जो हमारे प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल्स हैं और उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर देयर यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यूनियन एंड स्टेट को हमने पार्ट 1 में रखा है, यूनियन एंड टेरिटरीज को हमने पार्ट 1 में रखा है, फिर स्टेट है, फिर ऐसे कर करके हम जैसे पार्ट 3 में आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फिर स्टेट आता है, फिर यूनियन आता है, ऐसे कर करके हमने पार्ट्स बनाए, उनके अंदर आर्टिकल्स को लिखा। फिर जब हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर 26 नवंबर को हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रियम्बल बनाया कि ये जो प्रियम्बल है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो पर्पस ऑफ प्रियम्बल क्या हुआ, टू रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या फिलॉसफी है, क्या आइडिया ऑफ इंडिया है, क्या आइडिया ऑफ स्टेट है, वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम समझेंगे कि प्रियम्बल जो है इंडिया का वो क्या ओरिजिनल है, क्या ये यूनिक थॉट है। द आंसर इज नो, इट इज़ बोरोड और आई विल से इंस्पायर्ड। You can use this word in means inspired by American Constitution, and this was one of the key arguments in first case related to preamble. Let's move forward, and now let's see what are the prominent features of preamble और उससे रिलेटेड केस लॉज, जहाँ से मोस्टली यूपीएससी अपने प्रीलिम्स रिलेटेड स्टेटमेंट्स फॉर्म करेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट वो पूछेगा आपसे कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, is preamble a source of power in the constitution, is preamble amendable, if yes then by which majority, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि if it has been
अमेंडेड, देन पोस्ट अमेंडमेंट क्या चेंजेस आए उसमें, चेंजेस जिसमें हम जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है और उससे कुछ चेंजेस आए हैं, वो हम देखेंगे। ये PYQ भी है यूपीएससी का 2023। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स लुक एट केस लॉस। सबसे पहला केस लॉ हम देखते हैं, बेरू बारी यूनियन। इस केस में क्या हुआ था कि नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था एक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कुछ ऐसे एक ऐसी जगह है, इसका नाम है बेरू बारी, जो इंडिया में आती है, बट वी हैव टू ट्रांसफ़र दिस लैंड टू पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो वी वर सीडिंग our territory, you are seceding our territory to पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी टेरिटरी किसी कंट्री को सीड कर रहे हैं तो उसके वजह से पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। टेरिटरी वैसे भी अगर आप स्टेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमें बताती है वाया मोंटेविडियो कन्वेंशन, उसमें ये भी यूपीएससी का PYQ है, जिसमें यूपीएससी ने पूछा था कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। आई गेस ये 2022 का है, आप एक बार चेक करिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा। तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन में 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक टेरिटरी है, बाकी तो क्या है आप कमेंट में बताइए। तो हमारा सबसे पहला केस लॉ जो आता है वो आता है बेरू बारी यूनियन केस लॉ। तो बेरू बारी यूनियन केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने USA का प्रेसिडेंट फॉलो किया और कहा कि जैसे USA में जो प्रीएम्बल है, इट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली इंडिया में भी प्रीएम्बल फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वॉज द वर्डिक्ट इन द बेरू बारी यूनियन केस। उसके बाद आता है हमारा दूसरा केस लॉ, जहाँ से सारी चीज़ें चेंज होती हैं, केशवानंद भारती केस लॉ। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये वाला केस लॉ 42nd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर रहा था, जिससे हमने प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स डाले थे और बेसिकली हमने स्टेट के नेचर को दोबारा डिफाइन किया था। तो उसमें था कि हमने स्टेट को कहा था कि वो एक सोशलिस्ट रहेगा, और दूसरा हमने जो वर्ड ऐड किया था वो ऐड किया था सेक्युलर, और तीसरा बोला था कि एम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट होगा। उसमें ऑलरेडी यूनिटी तो था ही, उसके साथ हमने इंटीग्रिटी का मेंटेनेंस भी डाल दिया था। ये भी यूपीएससी का एक PYQ है। जब ये पूछा था कि 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी, तो नेचर ऑफ स्टेट कैसे चेंज हुआ था, यूपीएससी ने पूछा था कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। तो यूपीएससी ने आपसे प्री 42nd अमेंडमेंट एक्ट पूछा था, जिसमें सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी कही। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि प्रीएम्बल जो है फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस कर रहे हैं तो प्रीएम्बल को भी उसके साथ चेंज करना पड़ेगा आपको, टू शो दैट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके वेलफेयर स्टेट को हटा दिया, जो कि आप नहीं हटा सकते हैं बिकॉज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बट लेट से आपने वेलफेयर स्टेट के प्रोविजंस को हटा दिया, आपने पार्ट 4 को हटा दिया। उसके बाद प्रीएम्बल में तो लिखा हुआ है कि भाई सोशलिस्ट है, या प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि एम है उसका जस्टिस करना, सोशियो इकोनॉमिक, तो ये इसको मैच करे, इसके लिए प्रीएम्बल चेंज हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दी है। क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दी है। क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ नॉट पार्ट, इट इज़ पार्ट बट नॉट प्रोविजन, सो अगर वो पार्ट है प्रोविज़न नहीं है तो फिर आप इसको अमेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेंडमेंट तो सिर्फ प्रोविजंस के लिए बना है। आर्टिकल 368 इज़ ओनली फॉर प्रोविजंस, नॉट फॉर द पार्ट्स टू अमेंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू मेक श्योर दैट प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि प्रीएम्बल इज़ लाइक अ गाइडिंग लाइट of the constitution and it opens the minds of the constituent assembly। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया कि विद ड्यू टू दिस चेंज दिस, बट वो प्रोविज़न नहीं है, वो सिर्फ पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि क्या वो एक प्रोविज़न है, जैसे सब आर्टिकल्स होते हैं वैसे आर्टिकल है। क्योंकि 368 से अगर आप अमेंड कर रहे हैं, 368 के पास सिर्फ प्रोविजंस को अमेंड करने की पावर है, पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता है 368। बट बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी अपने आप में लॉज की तरह एक्ट करते हैं। यू कैन रेफर देम टू प्रेजेंट योर केस। सो हियर वी गो। तो हमने देखा कि हमने देखा कि बेरूवार यूनियन केस में हमें यह आंसर तो मिल गया, बेरूवार केशवानंद भारती में हमें यह आंसर मिल गया कि प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है LIC इंडिया केस में इससे एक स्टेप आगे गया, वन स्टेप ahead and said it is not just part but an integral and organic part of the कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दो कीवर्ड्स आपको समझना ज़रूरी है। इंटीग्रल तो हम समझते हैं कि टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल उसके साथ चलना चाहिए। पर ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में? ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल आर organically linked and existence of preamble
डिपेंड्स अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस केस लॉ को कई बार यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्लूजन्स में या इंट्रो में, LIC केस लॉ को, एंड मेंशन द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट। इट विल गिव यू ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा आपके उसमें, इट विल गुड इम्पैक्ट। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब अगले जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि कैन इट बी अमेंडेड और नॉट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था और नॉट। केशवंत भारती केस में बता दिया कि येस इट कैन बी अमेंडेड। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये हेल्पफुल है, क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये हेल्पफुल रहेगा? तो आंसर इज यस, ये रहेगा। बट कैन इट बी अ सोर्स ऑफ पावर? द आंसर इज नो। और यही एक लिमिटेशन भी हो जाती है प्रेम्बल की। कि इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ पावर। तो इसमें अगर आप देखें तो दो केस लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक है AK गोपालन केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहले मना कर देता है कि नहीं, वी विल नॉट लुक एट प्रीएम्बल टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसके बाद जो केशवानंद भारती केस होता है उसमें वो क्लियरली कहता है कि यस इट एक्ट एज गाइडिंग लाइट। बट AK गोपालन केस में ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एम्बिग्विटी होगी देन ओनली वी विल रेफर। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि एम्बिग्विटी कौन डिसाइड करेगा। और इसलिए आप देखते हैं कि जुडिशियल ओवररीच, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि जुडिशियल ओवररीच कहेंगे, या फिर अब इसको जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कह सकते, बट यू कैन से कि जुडिशियल ब्रीच ऑफ SOP, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, कि आपने एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी डेफिनेशन आप ही बताएंगे, एंड दिस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ केस लॉज, और वो बार बार चैलेंज होता रहता है प्रीएम्बल फिर कोर्ट में। तो इसलिए जुडिशरी की इस पर बहुत क्रिटिसिज्म है। पर आप देखेंगे अगर प्रताप भानु मेहता के अगर आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो वो इस पर बहुत लिखते हैं कि जुडिशरी गिव्स दिस टाइप ऑफ एम्बिगुअस टाइटल्स टू इन देयर केस लॉज, जिससे इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स पावर। ये हम देखेंगे जब हम सेपरेशन ऑफ पावर का टॉपिक करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यही होता है प्रीएम्बल में, जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमारे सारे टॉपिक्स इसमें लिंक हो रहे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रीएम्बल क्या है? इट इज़ एन ID कार्ड। लेट्स मूव अहेड। अब हमने जब देख लिया कि प्रीएम्बल कब इंटरप्रिटेशन में काम आएगा, कब नहीं आएगा, हमने देख लिया क्या वो अमेंड हो सकता है, नहीं अमेंड हो सकता है, क्या हमने देख लिया कि वो पार्ट है कि नहीं है, उसके अंदर जो निटिग्रिटीज थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, प्रोविजन क्या है, पार्ट क्या है, वो हम सब अपने वो सब देख लिया। अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ कि प्रीएम्बल से रिलेटेड UPSC ने पहले मेंस में क्या पूछा था? वो था आइडिया ऑफ स्टेट। बेसिकली UPSC ने मेंस में जो क्वेश्चन बनाया था वो ये बनाया था कि जो वर्ड रिपब्लिक है उसके आगे जितनी भी एडजेक्टिव प्रीएम्बल में है वो प्रेजेंट डे
सर्कमस्टांसेस में कितने जस्टिफाइबल हैं। तो अगर आप देखेंगे रिपब्लिक वर्ड के आगे जो एडजेक्टिव हैं वो क्या हैं, उसको ऐसे करते हैं SSDR, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यूपीएससी ने बोला कि आपने प्रियम्बल में कहा है कि जो इंडियन स्टेट है वो ये रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या आज हम आफ्टर 1947 आज हम 2025 में हैं, तो क्या आज हम ये वैल्यूज़ जो हैं हमारी आज हैं, आज किस हद तक हम पूरी कर पाए हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस आ गई हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, आपको वो लिखना था। तो इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क सिंपल था। आपको पहले इंट्रो में यू कैन स्टार्ट विद बेसिक, इंट्रो से आप स्टार्ट कर सकते थे कि प्रीएम्बल की आप डेफिनेशन लिख सकते थे, फिर आप ये लिख सकते थे इसमें, या अगर आपको बेटर इंट्रो लिखना था, एडवांस इंट्रो, तो आप इसमें ऑब्वियसली यानी पालकी वाला का ये वाला का आप लिख सकते थे एन ए पालकी वाला का आप लिख सकते थे इसमें। और इसके बाद आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में आप ये ऐड कर सकते थे कि इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आप ये ऐड कर सकते थे कि पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट लिखते जिसमें आप इसको डिफ़ाइन करते सारे कीवर्ड्स को, और ये बताते कि डिफ़ाइन करते सारे कीवर्ड्स को, उसके साथ में आप लिखते कि चैलेंजेस क्या क्या आ गए हैं। फिर सेकंड पार्ट में आप लिखते इसका काउंटर कि इट इज़ स्टिल डिफेंडेबल, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कीवर्ड को, तो सबसे पहले आता है सॉवरेन। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि स्टेट जो है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, इट इज़ सुप्रीम पावर। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूरोप से या वेस्टर्न स्टेट से आता है, वेस्टर्न कंट्रीज से आता है, जहाँ पे चर्च वर्सेस स्टेट की लड़ाई होती थी। तो वहाँ पे एक स्कॉलर हैं थॉमस हॉब्स, उन्होंने कहा कि स्टेट शुड बी द सॉवरेन। तो अब ये चैलेंज कैसे होता है आज के टाइम में, प्रेजेंट डे एज में? पहला इसको ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करती है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN, WHO, WTO, हम देखते हैं कि WTO का रेगुलर प्रेशर बना रहता है कंट्री के ऊपर फॉर इट्स सब्सिडीज़, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टॉक्स, जैसे दोहा टॉक्स हम देखते हैं कि बार बार फेल हो जाती हैं। इंडिया ट्राइज टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स एंड इट्स वो NFSA, ठीक है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर बनाती हैं कॉन्टिन्यूसली। सेकंड हम देखते हैं कि NGOs, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस पर UPSC ने एक बार एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा है कि कैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट या हाई नेट इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू देयर रिसोर्सेज मासेस को। थर्ड अगर आप देखेंगे अगर, तो NGO हो गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसके अलावा इफ़ यू सी अदर पावर्स लाइक बिग टेक कंपनीज, जैसे भी आपने देखा इंडिगो ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, ये चैलेंजेस हो गए। अब इसको आप डिफेंड करेंगे कैसे? डिफेंड करने के लिए यू हैव ऑपरेशन सिंदूर, चाहे कि US ने हमारे ऊपर कितना प्रेशर बनाया हो, बट वी डिड, है ना। सेकंड यू कैन कॉल अबाउट इंडियाज़ ब्रह्मोस डील,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप फाइंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं हर एक एडजेक्टिव के ऊपर। जैसे अगर हम देखें सेक्युलर को देखें तो सेक्युलर में अगर आप देखेंगे चैलेंजेस, इसकी डेफिनेशन भी आप लिखेंगे। डेफिनेशन में यू कैन राइट द कीवर्ड ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्व धर्म संभव मॉडल ठीक है। तो अगर आप चैलेंजेस देखें सेक्युलरिज्म में चैलेंजेस क्या हैं? हेट स्पीच एक चैलेंज है। फिर हम देखते हैं मॉब लिंचिंग्स, कम्युनल वायलेंस, ये सब इसके चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स दीजिए कम्युनल वायलेंस में, मॉब लिंचिंग में, हेट स्पीच में। फिर आप आ जाइए इसको डिफेंड कैसे करेंगे। आप डिफेंड कर सकते हैं ट्रिपल तलाक जजमेंट, ठीक है। फिर इसमें आप डिफेंड कर सकते हैं एमयू जजमेंट रिसेंट, ठीक है। सो आपको यहाँ केस लॉज मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सब्सटेंटिव आर्गूमेंट देंगे, बिकॉज आप देख रहे हैं कि रिसेंटली यूपीएससी अपने मेंस के क्वेश्चंस में ही एक लास्ट में कर देता है रेलिवेंट केस लॉज। तो यू शुड नो लॉट्स ऑफ केस लॉज, जैसे मैं आपको कुछ मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे एमयू जजमेंट, ट्रिपल जजमेंट, और ये सब केस लॉज जो है हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं। इसमें अगर आप देना चाहें तो यू कैन यूज़ द मोस्ट फेमस वन लिंकन है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक है। तो दिस इज वन समथिंग यू कैन यूज़। देन यू कैन obviously write the challenges related to democracy. We see that now we have tech companies influencing behavior. If we go into the political science part of it, then you know the delimitation exercise pending है, and one vote one value is compromised because of change in population, ठीक है। then we have other challenges of democracy like percentage of vote in urban areas decreasing, ठीक है। right now we have that SIR controversy, but we have success as well in democracy. Women vote participation rate increased. We have seen that the number of women parliamentarians has increased. यहाँ पे चाहें तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट है उसका मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी में यू कैन सी दैट वी हैव डाइवर्सिटी इन स्टेट assemblies, we see regional parties winning. यहाँ पे आप रिसेंट इलेक्शंस को मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल बिहार में यू कैन सी JDU हैज़ परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड राइट। सब्सटेंशिएशन के साथ लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और केस लॉस को आप रेगुलरली मेंशन करिए। तो ये तो यूपीएससी का था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बट यूपीएससी आगे क्या पूछ सकता है, वो चाहे तो किसी एक टॉपिक पे एक एडजेक्टिव पूरा क्वेश्चन बिल्ड कर सकता है। वो चाहे तो या तो आपसे सॉवरेन
सेकुलर और सोशलिस्ट पे आपसे नहीं पूछेगा, बिकॉज सेकुलर के लिए इट जनरली गोज टू GS1 एंड GS लिस्ट के लिए वो GS1 पे ही रेफर करते हैं। एंड दे हैव टू आस्क डिफरेंट मॉडल्स लाइक इंडिया वर्सेस वेस्टर्न मॉडल आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। और इवन सोशलिज्म टाइप क्वेश्चन अगर उनको पूछने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ मार्जिनल ग्रुप, बट हाँ सॉवरेनिटी पे हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा फ्रेम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा और वो पूछ सकते हैं कि आपसे कि प्रियम्बल का एक जेनरिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट केस लॉज, जहाँ पे प्रियम्बल कॉन्स्टेंटली चैलेंज हो रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है, ठीक है, या सिग्निफिकेंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन प्रियम्बल, ये और प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको वो तीनों बताने पड़ेंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और वो आपसे ये जो इंट्रिंसिक डिमांड है वो अपनी भूलिएगा। इंट्रिंसिक डिमांड इसमें होगी कि आपको लिमिटेशंस भी बताने हैं प्रियम्बल के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, तो अगर आप इंट्रो लिखेंगे तो आप इंट्रो में यू कैन ऑब्वियसली यूज़ एडवांस इंट्रो जो हमारे पास है स्कॉलर का, और यू कैन मेंशन अ केस लॉ, जैसे मैंने आपको बताया था LIC केस लॉ, इंटीग्रल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद यू कैन जंप टू बॉडी। अगर वो आपसे सिग्निफिकेंस पूछे तो टेल द सिग्निफिकेंस, कि प्रियम्बल में जो जो कीवर्ड्स मेंशन है आप उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बताते चले जाइए कि वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं आज, या उनकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि डेमोक्रेटिक की क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर आप ये डाल सकते हैं उसके अंदर कि जो स्टेट है वो जस्टिस कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक, उसमें आप डाल सकते हैं EWS कैटेगरी रिलेटेड जो जनहित अभियान केस है, ठीक है। फिर लिबर्टी से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इक्वालिटी से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आप डाल सकते हैं हमारा नारी शक्ति वंदना जो अमेंडमेंट है वो वाला जो जिसमें वुमेन रिजर्वेशन है, ठीक है। दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सिट इन पार्लियामेंट। लिबर्टी में भी आप डाल सकते हैं जिसमें आप डिजिटल डेटा के लॉज के ऊपर आप डाल सकते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कि उसमें लिबर्टी बताया हुआ है, स्टेट का फंक्शन है, ये इक्वालिटी है, जस्टिस है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में आप इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे पे जो गवर्नमेंट ने फ्लैग रिलेटेड सेल्फी का जो इनिशिएटिव चलाया था उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के डिफेंस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब सिग्निफिकेंस में आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको इसका फ्लिप साइड भी लिखना होगा कि प्रियम्बल की लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में आप बताएंगे कि भाई सबसे बड़ी लिमिटेशन जो प्रियम्बल की है वो ये है कि ये जो प्रियम्बल है ये इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। आप कोर्ट में जाके ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि भाई प्रियम्बल में लिखा था सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, तो आपने मुझे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, आपको कोई आर्टिकल ही मेंशन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली रेफर प्रियम्बल, ठीक है। तो उसके आपको किसी आर्टिकल के वायलेशन के ऊपर ही आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो लिमिटेशन है, जो एक मेजर लिमिटेशन है कि ये कहा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक पॉलिटिकल मूव था, ठीक है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड ऐड किए गए थे दे वर फॉर द अपीजमेंट के लिए डाले गए थे, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्वियसली केशव भारती केस में डिनाई कर दिया। उसने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो एलिमेंट्स थे ये वर ऑलरेडी
अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अब हमने इनको एक्सप्लिसिटली बता दिया है, हमने इसको एक्सप्लिसिट कर दिया है, पर देवर ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट। ऐसा नहीं है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर दिया है, बस जो ऑलरेडी अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था वो हमने प्रीएम्बल में लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कंक्लूजन आप लिखेंगे। कंक्लूजन में यू कैन मेंशन ऑब्वियसली अ केस लॉ, और यू कैन मेंशन समथिंग फिलोसफिकल, कि जैसे के.एम. मुंशी जी ने कहा था, इट इज़ द horoscope of India, and India strives to walk on this path। ठीक है, तो इससे हमने जो प्रीएम्बल का टॉपिक है उसको हमने पूरा कवर टू कवर कंप्लीट कर लिया है। हमने ये देखा कि प्रीएम्बल की हिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। ठीक है, फिर हमने सारे केस लॉज देखे। अभी हमने जो एक पार्ट हमारा मिस हो गया है वो है रीसेंट केस लॉज। रीसेंट केस लॉज जो है डायरेक्ट यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ से यूपीएससी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे हो सकता है कोई स्टेटमेंट बना ले और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ये टॉपिक की रेलेवेंस को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो अभी रिसेंट केस लॉ हुआ था उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है उन्होंने चैलेंज किया था प्रीएम्बल को। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आपने चीज़ें डाली हैं ये आपने सही नहीं डाली हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डेट मेंशन है ऑलरेडी, और इस प्रीएम्बल को उस डेट के साथ इंटैक्ट रहना चाहिए। बट इनका आर्गूमेंट ये नहीं था कि आपको नहीं डालना चाहिए, इनका आर्गूमेंट था कि आपको एक सेपरेट पैरा बना लेना चाहिए और उसमें आप डालिए, आप ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज मत करिए। तो उस पर उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया था, और सेम आर्गूमेंट ये डॉक्टर आई गेस दलबीर सिंह केस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस केस लॉ का नाम, उसमें भी सेम आर्गूमेंट था। उसमें था कि सेक्युलर जो वर्ड है ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में आया था कि हमें डालना चाहिए प्रीएम्बल में कि नहीं डालना चाहिए, तो वहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया था। तो इनका आर्गूमेंट था कि जब असेंबली ने ही ड्रॉप कर दिया तो वाई पार्लियामेंट इज ब्रिंगिंग इट बैक। तो अब यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है कि प्रीएम्बल जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो प्रीएम्बल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और अमेंडमेंट्स आर वैलिड। वाई? बिकॉज नंबर 1 कि प्रीएम्बल शुड रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो इवॉल्विंग है। ठीक है, तो एज दिस चेंजेस प्रीएम्बल हैज़ टू चेंज। ठीक है, थर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये बोला कि जो प्रीएम्बल है, ठीक है, वो इवॉल्व कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और ये दोनों बातें उन्होंने बोली। हाँ, तीसरी बात ये बोली कि सेक्युलर जो है एंड सोशलिस्ट जो है ये इम्प्लिसिट ऑलरेडी थे, बस इसको 42nd CAA में एक्सप्लिसिट कर दिया। सो विद दिस हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक पूरा कवर होता है। ठीक है, हमारा ये पूरा प्रीएम्बल का टॉपिक कवर होता है। आप इसको ज़रूर देख के बताइए आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट ज़रूर करिए और बताइए हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि हम सारे टॉपिक्स जो पॉलिटी से रिलेटेड है, फ्रॉम प्रीएम्बल टू करंट अफेयर्स रिलेटेड, इसकी हम एक सीरीज़ बनाएं ताकि
आप अपने यूपीएससी जर्नी में पॉलिटी के लिए कहीं और ना जाएं। बस इस पूरी सीरीज़ से आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं प्री एज वेल एज मेंस के हो जाएं। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो फॉर बेटर रीच। थैंक यू एवरीवन।